आज हम बात कर रहे हैं अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का संबंध। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का संबंध। कुछ साहित्यकार अवहट को अपभ्रंश तथा आधुनिक भाषाओं के बीच की श्रृंखला मानते हैं। अवहट को जो है अपभ्रंश और आधुनिक के बीच की कड़ी मानते हैं। अवहट नाम स्पष्ट रूप से विद्यापति की कीर्तिलता में मिलता है। उनकी कीर्तिलता की निम्न पंक्ति जैसे लिखा है उन्होंने कि देसिल बैना सब जन मिठा वै तैसन जंप ओ अवहट्टा। देसिल बैना मतलब देसी वचन। विद्यापति ने निश्चय ही इन देसी वचनों को अवहट कहा है। अवहट विद्यापति के समय की प्रचलित साहित्यिक भाषा रही होगी जिसे जन सामान्य आसानी से समझता रहा होगा। यह अपभ्रंश से अलग थी या अपभ्रंश ही थी, इस विषय में विद्वानों में मतभेद रहा, परंतु यह निश्चित है कि प्राचीन आर्य भाषाओं की अंतिम अवस्था भी अपभ्रंश ही है। इसी के बाद आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार पाली का विकास संस्कृत से हुआ, लेकिन सब कुछ ले देकर वह संस्कृत की प्रवृत्ति से अलग नहीं थी। अपभ्रंश पूर्णतः पृथक हो गई तथा यह प्राचीन की अपेक्षा आधुनिक भारतीय भाषाओं की ओर झुकी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का कहना है कि पाली का विकास तो संस्कृत से हुआ था, लेकिन वह संस्कृत से जुड़ी रही थी। अपभ्रंश संस्कृत से अलग हो गई थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में बदल गई। ऐसा जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी मानते हैं। पुरानी हिंदी और अपभ्रंश को किसी भी रूप से अलग नहीं किया जा सकता। दोनों का गहरा संबंध है। हिंदी खड़ी बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है, जो आज पूर्ण परिनिष्ठित भाषा है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का संबंध हम निम्न बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। नंबर 1, अपभ्रंश में परसर्गों का प्रयोग होने लगा था, जिसे हिंदी ने अपनाया। हिंदी में सभी विभक्तियों के लिए अलग अलग परसर्ग प्रयोग में लाए जाने लगे, जैसे ने, को, से, के द्वारा, के लिए, को, मैं, पर। दूसरे, संस्कृत, पाली और प्राकृत में संयोगात्मकता की प्रवृत्ति थी। शब्दों में विभक्तियां मिली रहती थी तथा संधि समास की प्रधानता हुआ करती थी। अपभ्रंश में वियोगात्मकता आ गई। शब्दों में मिली विभक्तियां अलग होने लगी और उनके स्थान पर परसर्गों का प्रयोग होने लगा। अपभ्रंश में संधि और समास की वृत्ति शिथिल होने लगी, कमजोर पड़ने लगी, जिसका प्रभाव हिंदी पर दिखाई देता है। हिंदी में शब्दों को अलग अलग रखने की प्रवृत्ति है। तीसरे, हिंदी में नपुंसकलिंग नहीं है, यह अपभ्रंश का ही प्रभाव है। अपभ्रंश में व्यंजन वृत्ति को हिंदी में अपनाया। अपभ्रंश का द्वित व्यंजनों का पूर्व स्वर दीर्घ हो गया, जैसे कम काम हो गया, हत हाथ हो गया। ऐसे ही अनेक व्यंजनों का प्रयोग हुआ। विदेशी तथा देशज शब्दों के ग्रहण की वृत्ति अपभ्रंश में थी, जिसे हिंदी ने अपनाया। इसके अलावा वचन, लकार, स्वरलोप आदि की प्रवृत्ति हिंदी में अपभ्रंश के कारण ही दिखाई पड़ती है। अपभ्रंश का हिंदी पर बहुत गहरा प्रभाव है। यही कारण है कि कुछ विद्वानों ने अपभ्रंश के सौरसेनी रूप को अपभ्रंश न कहकर पुरानी हिंदी नाम दे दिया है। हिंदी अपभ्रंश द्वारा विकसित होने वाली भाषा है। इसी कारण इसकी ध्वनियाँ, शब्द भंडार, प्रवृत्तियाँ अपभ्रंश से काफ़ी मिलती जुलती है। यह अपभ्रंश और हिंदी, पुरानी हिंदी का संबंध आसान शब्दों में मैंने बताया। काफ़ी हद तक आपको इससे जानकारी मिलेगी।